नेपाल में जो हुआ उसने सिर्फ उस देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज हम उसी युवा क्रांति की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये कोई शायरी नहीं है, ये हकीकत है नेपाल की सड़कों की, जहां के युवाओं ने हाल ही में पूरी की पूरी सरकार को उखाड़ फेंका है। वाकई ये एक ऐसी क्रांति है जिसे कलम से नहीं, खून से लिखा गया। और इस कहानी की शुरुआत हुई कुछ ऐसी तस्वीरों से जिन्होंने दुनिया को अंदर तक झकझोर दिया। देखिए, फुटपाथ पर खून से सना ये जूता, ये सिर्फ एक जूता नहीं है, ये उस पूरी सड़ी चुकी व्यवस्था का प्रतीक बन गया जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा अब उबल रहा था। और फिर ये तस्वीर सामने आई, एक बच्चा जिसकी पीठ पर स्कूल का बस्ता था, उसे सिर में गोली मार दी गई। बस इसी एक पल ने इस विरोध को देश के भविष्य की लड़ाई में बदल दिया। ये उन कई दर्दनाक मौतों में से पहली थी जिसने इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर युवाओं के इसी जुनून और खून ने एक पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। सरकार गिर गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ छोटा सा विरोध एक पूरी क्रांति में कैसे बदल गया? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि गुस्से का ये ज्वालामुखी आखिर फटा कैसे। तो देखिए, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और यहाँ वो चिंगारी थी सरकार का एक ऐसा फैसला जिसने सीधे सीधे जेनजी की दुनिया, उनकी डिजिटल दुनिया के दिल पर चोट की। हुआ ये कि 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। अब सरकार ने वजह ये बताई कि भाई ये कंपनियां लोकल कानून नहीं मान रही हैं, टैक्स नहीं दे रही हैं। लेकिन जो युवा थे उनके लिए ये टैक्स का मामला था ही नहीं। उनके लिए ये उनकी आवाज पर, उनकी आज़ादी पर एक सीधा हमला था। देखिए, यही तो वो प्लेटफॉर्म्स थे जहां सरकार की जमकर आलोचना होती थी। तो इसे एक कोशिश की तरह देखा गया कि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुप करा दिया जाए, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ताला लगा दिया जाए। पर जैसा मैंने कहा, सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली बारूद वो तो दशकों से इकट्ठा हो रहा था। ये जो गुस्सा सड़कों पर फूटा वो सिर्फ एक बैन के खिलाफ नहीं था, ये नतीजा था उन गांवों का जो दशकों से रिस रहे थे। मतलब सिस्टम में घुसा हुआ करप्शन, युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं, आसमान छूती महंगाई और हर तरफ फैला राजनीतिक भाई भतीजावाद, इन सब ने मिलकर एक भयानक हताशा पैदा कर दी थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो 20% से ज्यादा, सोचिए 20% से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। इसका नतीजा ये है कि लाखों पढ़े लिखे नौजवानों को अपना देश छोड़कर बस 2 वक्त की रोटी के लिए विदेशों में काम ढूंढना पड़ता है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? एक तरफ लोग खाने के लिए तरस रहे थे और दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी गाड़ियों, अपनी महंगी विदेशी छुट्टियों के वीडियो डाल रहे थे। ये जो फर्क था, इसने लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो अब माहौल तो पहले से ही गर्म था, और जो विरोध शांति से शुरू हुआ था वो अचानक तब जानलेवा बन गया जब सरकार ने ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ शांति से हो रहा था। स्टूडेंट्स अपने हाथों में किताबें और बैनर लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन बहुत जल्द ही पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और फिर 8 सितंबर को ये टकराव अपने सबसे बुरे मोड़ पर पहुंच गया। काठमांडू में पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर असली गोलियां चला दी। बस यहीं से इस आंदोलन का पूरा चेहरा ही बदल गया। इस सरकारी हिंसा की कीमत बहुत भारी थी। कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और 347 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मरने वालों और घायलों में ज्यादातर 13 से 28 साल के नौजवान टीनेजर्स थे। और इसी बीच एक निहत्थे प्रदर्शनकारी का ये वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो सेना को ललकार रहा था, गोली मारो, हिम्मत है तो गोली मारो, मैं चुप नहीं रहूंगा। इस एक आवाज ने पूरे देश को एक कर दिया और दुनिया को ये दिखा दिया कि ये युवा अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार ने सोचा था कि हिंसा से आंदोलन दब जाएगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। इस क्रूरता ने पूरे देश को सरकार के खिलाफ एकजुट कर दिया, और यहीं से सरकार के पतन की कहानी शुरू हो गई। लाखों की तादाद में लोग देश भर की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के बैरिकेड्स तोड़ दिए। जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि प्रधानमंत्री और उनके बड़े मंत्रियों सबको इस्तीफा देना पड़ा। और हां, जिस सोशल मीडिया बैन से यह सब शुरू हुआ था उसे भी आनन फानन में हटा लिया गया।
और देखिए, नेपाल की ये घटना कोई अकेली नहीं है। ये दक्षिण एशिया में चल रहे एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, जहां युवा शक्ति बड़ी बड़ी सालों से जमी हुई सरकारों को उखाड़ फेंक रही है। हमने ये 2022 में श्रीलंका में देखा, 2024 में बांग्लादेश में देखा और अब 2025 में नेपाल में भी यही हुआ। तो ठीक है, सरकार गिर गई, बैन भी हट गया, लेकिन अब आगे क्या? अब नेपाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां भविष्य अनिश्चित है। और सच पूछिए तो इस क्रांति की असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। क्या सड़कों पर दिखा ये जोश, ये ऊर्जा वाकई में एक ऐसी साफ सुथरी और पारदर्शी सरकार बना पाएगी जिसका सपना ये युवा देख रहे हैं? नेपाल का भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात तो पूरी दुनिया को फिर से याद दिला दी है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उस पीढ़ी की ताकत को कभी कम मत आंकिए जो चुप रहने से इनकार कर दे।